मगर इस घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी से और उनकी अहिंसा पद्धति दोनों से विश्वास हट गया। इस तरह भगत सिंह के जो हाथ कल तक खेतों में फूल बो रहे थे, अब वो अंग्रेजों का सर्वनाश करने के लिए बंदूकें बोने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दी और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। फांसी की सजा सुनाने से एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर 1930 को ही पूरे लाहौर में धारा 144 लगा दी थी। अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनको जलाया जाने लगा। अंग्रेजों ने इनकी अर्धजली लाश के अर्धजलित टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक दिया। गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और कहाँ है खूनी के नारे भी जनता के द्वारा लगाए जाते हैं कि अगर इसे छोड़ा गया तो अभी तो एक सैंडर्स की हत्या हुई है, न जाने कितने सैंडर्स मारे जाएंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठा होते हैं और 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। हजारों लोगों की जान जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर एक गहरा प्रभाव डाला था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। क्योंकि ये घटना चोरी चोरा नामक स्थान पर हुई थी और इसीलिए इसे चोरी चोरा घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। और असहयोग आंदोलन के स्थगन के फलस्वरूप होता क्या है कि अंग्रेजों को फ्री हैंड मिल जाता है और जिन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था उनको यातनाएं देने का काम अंग्रेजों के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। भगत सिंह जो गांधी जी को सुपर हीरो मानते थे, मगर इस घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी से और उनकी अहिंसा पद्धति दोनों से विश्वास हट गया और यहीं से भगत सिंह ने निर्णय लिया कि वह अब सशस्त्र आज़ादी लेंगे। इस तरह भगत सिंह के जो हाथ कल तक खेतों में फूल बो रहे थे, अब वो अंग्रेजों का सर्वनाश करने के लिए बंदूकें बोने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से होती है और वो उनके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं 9 अगस्त 1925 की। लखनऊ जिले के काकोरी नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कुछ साथियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को रोककर अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। अब इस घटना के बाद अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दी और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस घटना ने भगत सिंह के अंदर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार के प्रति गुस्से को और बढ़ा दिया। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जेपी सैंडर्स वही था जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे 1928 में, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। और इस हत्या के बाद में पूरे लाहौर में इस तरह के पर्चे भी सर्कुलेट किए गए कि देखो हमने जो है लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला ले लिया है और अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो ये समझ लो कि तुम्हारी खैर नहीं है। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और उसके तुरंत बाद इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध करार दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह की पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच उनकी दीवानगी और उनके प्रति प्रेम और स्नेह को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा सुनाने से एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर 1930 को ही पूरे लाहौर में धारा 144 लगा दी थी। भगत सिंह की फांसी माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, मगर 10 जनवरी 1931 को उसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जनमानस की भावना के तहत मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ़ कर दें, मगर उनका यह प्रस्ताव भी लॉर्ड इरविन के द्वारा रद्द कर दिया गया। 18 फरवरी 1931 को आम जनता ने लॉर्ड इरविन से अपील की कि भगत सिंह की सजा माफ़ कर दी जाए, मगर वायसराय इरविन ने उनकी भी नहीं सुनी। आपको बता दें, यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। उनका लक्ष्य भारत के हर गली कूचे पर एक भगत सिंह पैदा करना था, जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ और हथियार उठा सके।
और भगत सिंह का मानना था कि उसके लिए उनका बलिदान जरूरी है। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, मगर निर्धारित समय से 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए और फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोग जब आग को जलती हुई देखते हैं तो उसके करीब जाते हैं। गांव वालों को करीब आता देख करके अंग्रेजों ने इनकी अधजली लाश के अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक दिया और अंग्रेज वहां से भाग गए। जब गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने बचे हुए मृत शरीर के टुकड़ों को सतलज नदी से निकाल करके उनका विधिवत दाह संस्कार किया। खैर, अंग्रेजों ने जो किया वो किया, लेकिन भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोगों के द्वारा अंग्रेजों के साथ गांधी जी को भी भगत सिंह की मौत का जिम्मेदार समझा जाने लगा। जब 25 मार्च 1931 को गांधी जी कराची अधिवेशन के लिए जा रहे थे तो लाहौर में गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। काले कपड़े से बने फूल भी गांधी जी को भेंट किए जाते हैं और कहाँ है खूनी के नारे भी जनता के द्वारा लगाए जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी के प्रयास आधे अधूरे थे। 17 फरवरी 1931 से गांधी इरविन के मध्य बातचीत शुरू होती है और 5 मार्च 1931 को समझौता हो जाता है। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात की गई थी, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माफ़ी नहीं मिली। कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस सहित कई कांग्रेसियों ने इस समझौते का विरोध किया कि अगर सरकार भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ नहीं कर रही थी तो इस समझौते को करने का गांधी जी को कोई अधिकार नहीं था। 7 मार्च 1931 को दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक बैठक में गांधी जी ने कहा कि वह किसी को भी अंग्रेजों के द्वारा मौत की सजा देने के पक्ष में नहीं है और भगत सिंह जैसे बहादुर व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों से एक वचन लेने को कहा था कि तुम अगर वचन ले लेते हो कि तुम आगे हिंसा नहीं करोगे, तब मैं इस बात को अंग्रेजों के सामने रखूंगा, वो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे या सज़ा कम कर देंगे। इसको वो एक सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे और इसीलिए महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजा भी था। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि हम हिंसा नहीं छोड़ेंगे और हम ये वचन नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि बिना सशस्त्र लड़ाई के अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। अगर कांग्रेस में भी बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह का पूरा समर्थन करते थे, लेकिन केवल एक गांधी ही थे जो भगत सिंह का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा प्रिय थी और हिंसा के वो एकदम खिलाफ थे। गांधी जी अक्सर जो है भगत सिंह को गुमराह युवक के नाम से पुकारा करते थे। गांधी जी देख रहे थे कि देश भर में भगत सिंह के प्रति लोगों में सम्मान और प्रेम की भावना और दीवानगी कहीं ना कहीं बहुत ही चरम सीमा पर जा रही है, वरना छोटी से छोटी बात पर आंदोलन करने वाले, अनशन पर बैठने वाले गांधी जी भगत सिंह की सजा माफ़ी के लिए आंदोलन कर सकते थे। उसके बाद आंदोलन तो छोड़ ही दीजिए, गांधी जी इतनी आसानी से गांधी इरविन समझौता कर आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 23 मार्च को शहीद हुए भगत सिंह का मातम पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था और 26 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजित किया जाता है। अगर साक्ष्यों के हिसाब से देखा जाए तो गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो अलग बात है, भगत सिंह खुद अपनी फांसी रोकना नहीं चाहते थे। जहां गांधी जी को अपनी साख का डर था, वहीं अंग्रेजों को भी भगत सिंह का काफ़ी डर था। वो भी भगत सिंह की प्रसिद्धि से अंदाज़ा लगा चुके थे कि अगर इसे छोड़ा गया तो अभी तो एक सैंडर्स की हत्या हुई है, न जाने कितने सैंडर्स मारे जाएंगे। क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, उन्हें पता था अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं। वही हुआ भी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को हिंसा का नारा करो या मरो देना पड़ा। तो इसी तरह के हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।